फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? हफ्ते का पहला दिन शुरुआत करते हैं फिक्र आपकी से। आपकी बड़ी बड़ी फिक्रें क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी चुनाव से पहले वहां की सियासत में मची हलचल की। गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई ने आज कई जगह छापेमारी की है। फिक्र की बात यह है कि आखिर 6 वर्षों के बाद भी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हो पाया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध में जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों अहम है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार बहुत धीमी है। और बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में जबकि तीसरी लहर का डर बना हुआ है, हम इस रिसर्च में पीछे क्यों हैं? ये हम सोचने वाली बात है। एक बड़ी फिक्र मॉनसून को लेकर भी है। जुलाई में भी 5 दिन चले गए, लेकिन दिल्ली समेत कई राज्यों में बरसात नहीं शुरू हुई है, जबकि देश के कई राज्यों में बाढ़ से तबाही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम मॉनसून का सही भविष्यवाणी में नाकाम हो रहे हैं? बाढ़ के अलावा आज हम संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की भी चर्चा करेंगे जिसकी वजह से सियासत में तूफान आया हुआ है, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हिंदुस्तान के हर नागरिक का डीएनए एक है। और आज हम आमिर खान से भी ये सवाल पूछेंगे कि उनके ऐलान का सच क्या है। हम उनके निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन तलाक भी हो गया, साथ भी हैं, तो इस घोषणा की जरूरत क्या थी भाई? आज सबसे पहले फिक्र एक ऐसे घोटाले की जिसकी चर्चा आज पूरे दिन होती रही। यूपी से लेकर बंगाल और राजस्थान तक इसकी सरगर्मी रही और इससे जुड़े सवाल भी सुलगते रहे। सवाल यह है कि क्या लखनऊ का रिवरफ्रंट घोटाला बनेगा यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? क्या रिवरफ्रंट घोटाले की आंच पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक भी पहुंचेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस घोटाले की एफआईआर में कुल जो आरोपी हैं वो संख्या आपके सामने 190 से बस एक कम, और जिनमें से 16 सरकारी अफसर, 3 चीफ इंजीनियर और 6 असिस्टेंट इंजीनियर हैं। इनके अलावा 173 प्राइवेट पर्सन हैं जिनमें कई समाजवादी पार्टी के करीबी बताए जाते हैं। और आज इस मामले में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और राजस्थान तक कई अफसर और इंजीनियर्स के ठिकाने पर छापेमारी हुई। तो सबसे पहले जानिए कि गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट में घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ और आज सीबीआई ने किन किन आरोपियों को टारगेट पर लिया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। $307 एकड़ में फैला लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट, जिसे गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर सजाने संवारने की योजना थी। गोमती नदी के सौंदर्यीकरण वाले प्रोजेक्ट को पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा गया। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन करीब 1500 करोड़ का यह प्रोजेक्ट जो वर्ष 2015 में शुरू हुआ, 6 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। आरोप है कि यह हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट घोटाले की भेंट चढ़ गया। ये जो रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ है, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ है, वो आज साफ करता है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। वो चीख चीख के दिखा रहा है कि रिवर फ्रंट जो है समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल का चेहरा है, और भ्रष्टाचार आपने किया है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन तो होगा। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने आज यूपी के 17 शहरों में 42 जगहों पर छापा मारा। साथ ही बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की, जिसमें इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई बड़े इंजीनियर भी शामिल हैं। गोमती नगर सहित लखनऊ के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई के अधिकारी अखिल रमन सिंह, जो कि सुब्रेंट इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग में, उनके आवास से अभी निकले हैं। एक टीम अंदर मौजूद है जो छापेमारी कर रही है। और केवल यहाँ छापेमारी नहीं चल रही, बल्कि उत्तर प्रदेश के करीब 42 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो इंजीनियर हैं, प्राइवेट पर्सन हैं, उनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। 189 लोगों के खिलाफ इस मामले में आज एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें से 16 इंजीनियर शामिल हैं, 3 चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं और 6 असिस्टेंट इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं। सीबीआई की टीम ने लखनऊ के अलावा आगरा, इटावा, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली और सीतापुर में भी अखिलेश यादव के करीबी इंजीनियरों और ठेकेदारों के घर पर छापेमारी की। कई के घर और दफ्तर भी सीज कर दिए गए। गाजियाबाद के कौशाम्बी का शिवालिक अपार्टमेंट 1 है, जिसके फ्लैट नंबर 505 रूप सिंह यादव, जो कि
सपा सरकार के समय पर सिंचाई विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे कि यहाँ सीबीआई ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों के ठिकानों के साथ साथ सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। बुलंदशहर में रिवर फ्रंट घोटाले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कॉन्ट्रैक्टर राकेश भाटी के प्रीत विहार वाले घर पर सीबीआई ने करीब 3-4 घंटे तक रेड की। जांच पड़ताल के बाद कई कागजात साथ ले गए। कुछ कागज ले गई है उन्हें, कुछ मेरे जो वहाँ काम किए थे मैंने उनके एग्रीमेंट्स थे और जो उनसे रिलेटेड कागज थे वो ले गए। कितने घंटे सर आपके यहाँ? 3 से 4 घंटे। आगरा में बीजेपी नेता नितिन गुप्ता के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची। नितिन गुप्ता पहले समाजवादी पार्टी में बड़े पद पर थे। उनकी अनुपमा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है जिसने रिवर फ्रंट में पत्थर लगवाने का काम किया था। अब जानिए कि गोमती रिवर फ्रंट का मामला क्या है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2015 में हुआ। अखिलेश सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी 60% काम ही पूरा हुआ। 95% बजट जारी होने के बावजूद भी अभी 40% काम अधूरा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट एक बार फिर सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जो कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। ये गोमती रिवर फ्रंट है जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव सरकार ने साल 2015 में इसकी प्रस्तावना की थी, जिसके बाद 600 करोड़ रुपए साल 2015 में, साल 2016 में 900 करोड़ रुपए और इसके बाद 113 करोड़ रुपए साल 2017 की शुरुआत में इसके लिए दिए गए। तो इस तरीके से 1513 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, और लेकिन जो काम है वो अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए सिर्फ 1437 करोड़ रुपए निर्गत होने के बावजूद भी 60% हो पाया था। इसमें अनियमितता के भी तमाम आरोप लगे थे। प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने के पीछे जो वजह सामने आई हैं उसमें योजना से जुड़े 800 टेंडर में मनमानी, डिफॉल्टर कंपनी को काम दिया गया, विदेशों से महंगा सामान खरीदा, चैनलाइजेशन के काम में घोटाला, नेताओं और अधिकारियों के विदेशी दौरे में बजट खर्च, वित्तीय लेन देन में घोटाला और नक्शे के अनुसार काम नहीं करने के आरोप हैं, जिसके तहत 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ईडी ने 3 इंजीनियरों की 1 करोड़ की 5 अचल संपत्तियों को भी जब्त कर लिया। और अब इस घोटाले के दाग पूर्व सीएम अखिलेश यादव, उनके चाचा और यूपी के पूर्व सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई दूसरे नेताओं पर भी लग सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2015 में इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के दौरान शिवपाल यादव सूबे के सिंचाई मंत्री थे, जबकि बाद में अखिलेश यादव ने ये विभाग अपने पास रख लिया था। यूपी में अगले साल चुनाव है। जाहिर है गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मुद्दा बड़ा बन सकता है और इसकी आंच सीधे सीधे अखिलेश यादव तक भी पहुंच सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। इस मामले पर इंक्वायरी 2017 हमारी सरकार जाने के बाद ही इंस्टीट्यूट हो गई थी। एक सिटिंग जज की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कोई अनियमितता पाई नहीं गई। तो मैं तो कहूँगी कि राज्य सरकार इस पर कंसंट्रेट करे कि उसको पूरा कैसे कराना है, गोमती में नाले कैसे बंद करवाने हैं, वहाँ पर पर्यटन करना बंद करें आशुतोष टंडन और महेंद्र सिंह। और बाकी सीबीआई की स्वायत्तता पे हमेशा सवाल उठा है। समय देखकर वो रेड करती है, आज कुछ ठिकानों पे रेड की, फिर और ठिकानों पे रेड करेगी। तो थोड़ा तो इंटीग्रिटी से काम करें और बाकी इंक्वायरी चल रही है, रेड हो रही है, सीबीआई भी निष्पक्ष तरीके से काम करे, उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। अब आपको लखनऊ के रिवर फ्रंट घोटाले की टाइमलाइन समझाते हैं और बताते हैं कि इस मामले में कब क्या कार्रवाई हुई है। 2017 मई में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में इसकी न्यायिक जांच में कई खामियां उजागर हुई। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। घोटाले के मामले में 19 जून 2017 को गौतमपल्ली थाने में 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया। इसके बाद नवंबर 2017 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उत्तर प्रदेश ने भी जांच शुरू कर दी। दिसंबर 2017 में मामले की जांच सीबीआई के पास चली गई और सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिसंबर 2017 में ही आईआईटी की टेक्निकल जांच भी की गई। इसके बाद सीबीआई जांच का आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया और शुक्रवार को इस मामले में सीबीआई की टीम दूसरी एफआईआर दर्ज कराई जिसमें कई लोगों के नाम हैं और आज इन आरोपियों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी गई। यूपी से लेकर राजस्थान और बंगाल तक इस घोटाले के सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब बात कोरोना वायरस की, जिसकी तीसरी लहर को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अगस्त के मध्य तक तीसरी लहर आने की आशंका है।
रिपोर्ट में कहा गया 21 अगस्त तक मामले बढ़ने शुरू हो सकते हैं और तीसरी लहर में कोरोना के मामले सितंबर में पीक पर पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव है, क्योंकि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार घटती हुई नजर आ रही है। रविवार को देश में करीब 40,000 नए केस ही सामने आए, जबकि 42,000 से ज्यादा रिकवर हुए और मरने वालों की संख्या 725 रही। डेली न्यू केस का आंकड़ा बीते 10 दिनों से लगातार 50,000 से नीचे बना हुआ है। मौत का आंकड़ा भी बीते 8 दिन से 1,000 से कम बना हुआ है। तीसरी लहर की आहट के डर और दूसरी लहर की घटते संक्रमण की राहत के बीच एक और परेशान करने वाली खबर है। एक ऐसी कमी की खबर जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान को कमजोर करती है। ये खबर जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ी हुई है। WHO के मुताबिक संक्रमण पर काबू के लिए किसी भी देश में संक्रमण के कुल मामलों की 5% जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है, लेकिन देश में सिर्फ 0.10% ही हो रही है। चिंता की बात यह है कि कुल मरीजों के अनुपात में जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में भारत दुनिया के 131वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया करीब 59% जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ सबसे ऊपर है। बांग्लादेश और श्रीलंका भी जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में भारत से आगे है। बांग्लादेश और श्रीलंका में भारत से करीब दुगनी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। इसीलिए सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत क्यों पिछड़ गया और जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, कैसे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में यह अहम साबित हो सकती है। देखेंगे रिपोर्ट। पूरी दुनिया चाहती है कि कोरोना का कहर थम जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि यह अदृश्य दुश्मन पल पल रूप बदल रहा है। कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी डेल्टा, तो कभी डेल्टा प्लस बनकर पहले से भी ज्यादा संक्रामक और घातक साबित हो रहा है। कोरोना वायरस को हराने के लिए दुनिया में बड़े पैमाने पर रिसर्च चल रही है और इस रिसर्च का एक सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है जीनोम सीक्वेंसिंग। वायरस कैसे विकसित हो रहा है, उसमें कौन कौन से म्यूटेशन हो रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से कैसे नया वेरिएंट बन रहा है, वो कितना घातक साबित हो सकता है, इसका पता जीनोम सीक्वेंसिंग से चलता है। जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होती है, उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर वायरस में म्यूटेशन किसे कहते हैं, या आखिर होता कैसे है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिका से बड़ी संख्या में नए वायरस बनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वायरस की कॉपी बन जाती है, लेकिन इस दौरान कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं और इसी गलती को म्यूटेशन कहा जाता है, जिसका पता वायरस के RNA के एनालिसिस से चलता है और यह एनालिसिस जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किया जाता है। जीनोम का मतलब है किसी जीव का जेनेटिक मटेरियल, किसी जीव की बनावट का संपूर्ण जेनेटिक कोड जीनोम कहलाता है। किन्हीं भी दो जीवों का जीनोम कभी एक जैसा नहीं होता। अधिकतर जीवों का जीनोम DNA वाला होता है, इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में जीनोम की जगह DNA शब्द का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन कोरोना जैसे वायरसों का जीनोम DNA ना होकर RNA होता है, इसीलिए कोरोना को एक RNA बेस्ड वायरस कहा जाता है। इसी RNA में बदलाव से वायरस में म्यूटेशन होता है और नया वेरिएंट बन जाता है। इस बदलाव का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगाया जाता है। जीनोम बहुत सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर इसे किसी माइक्रोस्कोप से देखा भी जाए तो बहुत जटिल मालूम नजर आता है। इसीलिए वैज्ञानिक जीनोम को समझने के लिए उसे एक कोड में तब्दील कर देते हैं और इस कोड को पता करने की तकनीक को ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। मरीज के सैंपल के RNA से DNA बनाते हैं और फिर इनकी कोडिंग और सीक्वेंसिंग की जाती है। इसके बाद इन्हें एक सीक्वेंसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां वायरस का A, T, C और G बेस का स्ट्रक्चर बनता है। बेस A सिर्फ बेस T से जुड़ता है और बेस G केवल बेस C से, जिसका मिलान कोरोना वायरस की बाकी वेरिएंट्स की सीक्वेंसिंग से मिलान होता है। उसके बाद उस डेटा को सॉफ्टवेयर के जरिए एनालाइज किया जाता है और बदलाव का पता लगाया जाता है। वायरस के जेनेटिक कोड में अंतर पाए जाने से पता चल जाता है कि वायरस में बदलाव हो गया है। अगर लगातार सैंपल की जांच के बाद वही स्ट्रक्चर मिलता रहता है तो समझ लिया जाता है कि वायरस में एक नया म्यूटेशन हो गया। जीनोम की जांच करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ाई में यह बहुत कारगर साबित हो रहा है। वैक्सीन से लेकर संक्रमण की चेन तोड़ने के तमाम उपाय तय करने में मददगार हो रही है। मान लीजिए किसी जगह कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे, तो वहां से रैंडमली सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें सीक्वेंस करते हैं।
सीक्वेंसिंग से वायरस में बदलाव का पता चलता है और क्या उस बदलाव की वजह से वहां मामले बढ़ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से यह भी पता लगता है कि किसी जगह जो केस बढ़ रहे हैं वो नए वेरिएंट की वजह से हैं या पुराने वेरिएंट की वजह से। अगर वो किसी नए वेरिएंट की वजह से हैं तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई या बदली जा सकती है। संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत मदद भी मिल सकती है। भारत को इसमें जरूर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम अपने को आत्मनिर्भर करते हैं और इसमें ज़्यादा सैंपल उठा के उन ज़्यादा सैंपल्स को करना है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में हम लोगों को थोड़ा और जागरूक होने की आवश्यकता है और हमारी लैब्स को भी प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज बड़ी गौर करने वाली बात है, वो ये है कि पिछले साल दिसंबर में 10 सरकारी लैब्स को यह कहा गया कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। मई आते आते 18 और सरकारी लैब्स को कहा गया कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, यानी 28 लैब्स इस देश की आबादी देख रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि इस साल मार्च में आईसीएमआर ने बकायदा एक ऑर्डर दिया और कहा कि प्राइवेट लैब्स जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगी। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर इसमें पीपीपी मॉडल आ जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, तभी तो हम तेजी से आगे जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। अब इसमें अगर उनको दूर रखेंगे प्राइवेट लैब्स को, तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग तेजी से आगे कैसे होगी? जीनोम सीक्वेंसिंग भारत में भी हो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार और दायरा उतना बड़ा नहीं है। शायद इसीलिए संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 2 महीने बाद आ रही है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में सिर्फ 2 हफ्ते लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नया वेरिएंट कितनी तेजी से बदल रहा है, देश के किन किन हिस्सों में फैल रहा है और कितना खतरनाक हो रहा है, यह सब कुछ जानने में हमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जितनी कुल क्षमता है, उतनी अमेरिका में सिर्फ 10 लैब में है और वहां ऐसे करीब 100 लैब है। देश में शुरुआत में जीनोम सीक्वेंसिंग करने में 10 लैब थे, लेकिन अब संख्या को बढ़ाकर 28 कर दिया गया। लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के लिए यह काफी नहीं। यही वजह है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट से 2-2.5 महीने पहले जो मौतें हुई, उनकी पुष्टि अब हो रही है, क्योंकि सीक्वेंसिंग में तो 15-20 दिन पूरी कर ली जाती है, लेकिन यदि नया म्यूटेंट दिखता है तो उसे वैज्ञानिक पुष्टि में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। लेकिन इस सब का मतलब यह है कतई नहीं है कि हिंदुस्तान कोरोना से लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है। हिंदुस्तान जल्द से जल्द और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है और दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना चुका है। जितनी डोज हिंदुस्तान में लगाई जा चुकी हैं, उतनी दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं, ताकि जल्द से जल्द पूरा देश जो है वो कोरोना फ्री किया जाए। न मास्क की मजबूरी हो, न 2 गज की दूरी हो, जैसा कि ब्रिटेन में होने जा रहा है। 19 जुलाई को ब्रिटेन मनाएगा फ्रीडम डे। तीसरी लहर के बीच मास्क फ्री होगा ब्रिटेन। जी हाँ, 2 हफ्ते बाद ब्रिटेन में एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी। न 2 मीटर की दूरी जरूरी बताने वाले साइन होंगे, न रेस्टोरेंट में जाने के लिए QR कोड स्कैनिंग जरूरी होगी और न ही मास्क पहनना जरूरी होगा। ब्रिटिश सरकार 19 जुलाई को फ्रीडम डे के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उस दिन कोरोना संक्रमण की वजह से लागू ज्यादातर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। ब्रिटेन के इस कदम पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि ब्रिटेन में मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद वहां की सरकार पाबंदियां हटाने जा रही है। ब्रिटेन में 28 जून से लगातार डेली न्यू केस का आंकड़ा 20,000 के पार बना हुआ है और बीते एक ही हफ्ते में 1,71,548 नए संक्रमित मिल चुके हैं। नए मामलों में 90% केस डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के, जो अल्फा और बीटा से भी ज्यादा घातक और संक्रामक साबित हुआ है। लेकिन इस सबके बावजूद भी आखिर ब्रिटेन लॉकडाउन क्यों खत्म करने जा रहा है, इसके पीछे की वजह जानिए। ये ब्रिटेन में बीते 2 हफ्तों में डेली न्यू केस और मौत के आंकड़े, इन्हें देखकर साफ हो जाता है कि ब्रिटेन में संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा हो, लेकिन मौत की रफ्तार थम गई। मौत का ग्राफ गिरने की सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत कमी आई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वहाँ सिर्फ 300 मरीजों के हालात ही बेहद नाजुक है। दरअसल ब्रिटेन में करीब 60% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है। 80% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के ताज़ा डेटा के अनुसार वैक्सीन के 1 डोज में किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को 75% तक कम कर देती है, भले ही वो डेल्टा वेरिएंट से ही संक्रमित क्यों न हुआ। इसीलिए ब्रिटेन तमाम पाबंदियां हटाने की ओर बढ़ रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि लॉकडाउन हटने के बाद ब्रिटेन में क्या हालात बनेंगे।
लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के फैलने से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, और ख़ासकर जिस तरीके से अभी यूरोपियन कप का बुखार है और वहाँ पर जो हालात हैं उसको लेकर बहुत कोताही बढ़ती जा रही है। एक और ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो कोरोना से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्कों में से एक ब्राज़ील में राष्ट्रपति को बदलने की मांग उठ रही है। महाअभियोग चलाने की मांग के साथ ब्राज़ील के 40 से ज़्यादा शहरों में लोग सड़कों पर हैं। ये विरोध, ये प्रदर्शन ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के विरोध में शहर शहर कुछ यूं सड़क पर उतरकर लोग अपने आक्रोश को विस्तार दे रहे हैं। दरअसल ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एक वैक्सीन सौदे से जुड़े संभावित भ्रष्टाचार के आरोप के जवाब में बोल्सोनारो के खिलाफ एक आपराधिक जांच को मंजूरी दी है। कोरोना काल में लापरवाही के लिए कुख्यात बोल्सोनारो पर सर्वोच्च अदालत सख्त हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए, बोल्सोनारो के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हुआ ये कि सिंगापुर की कंपनी को वैक्सीन के लिए $45 मिलियन अग्रिम भुगतान किया गया था। बताया जा रहा है कि इनवॉइस में गड़बड़ी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आयात विभाग के प्रमुख लुइस रिकार्डो मिरांडा ने 25 जून को सीनेट समिति के सामने अपने भाई लुइस मिरांडा के साथ गवाही दी, जिसके बाद से बोल्सोनारो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। कोर्ट के सवाल और लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब बोल्सोनारो के झूठ बोलने के अपराध की जांच की जाएगी। आपको बता दें, करीब 22 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 1,87,69,900 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5,24,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोगों की मौत ब्राजील में ही हुई है। यही वजह है कि लोग सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहले कहा कि मास्क मत पहनिए, कोरोना कोई बात नहीं। फिर वो कोरोना से बड़े सीरियस हो गए पहली लहर में। फिर उसके बाद उन्होंने एकदम से लॉकडाउन खोलने की चेष्टा करी, और फिर उसके बाद उनका करप्शन सामने आ रहा है। आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर पैसा खाया गया है। एक बड़ी फिक्र मॉनसून को लेकर भी है। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में अभी भी मॉनसून का इंतजार है। ऐसे में आज हम फिक्र में मॉनसून के दोनों पहलू पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मॉनसून की तेज बारिश से मची तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बेहिसाब बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों में उफान से बिहार में त्राहिमाम मच गया। बाढ़ की वजह से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर समेत पूरा उत्तर भारत जलमग्न है। गांव के गांव पानी में समा चुके हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी और गंडक नदी का पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि बिहार में शोक और बेबसी की तस्वीर कब बदलेगी और कब बिहार की तकदीर को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तो बात हुई मॉनसून के प्रचंड प्रहार की, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी बरसात शुरू नहीं हुई है। बगल में आप मैप देख रहे हैं, हाल देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौसम विभाग मॉनसून की सही भविष्यवाणी में नाकाम हो रहा है? अब मॉनसून में देरी के कारण मौसम विभाग की आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। यह भी पूछे जाने लगा है कि क्या मौसम को लेकर सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। IMD के मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि दुनिया में किसी भी पूर्वानुमान मॉडल में सर्वश्रेष्ठ तकनीक के साथ भी 100% सटीकता नहीं होती। मॉनसून में सिर्फ 55 से 60% ही सटीक पूर्वानुमान होता है। दरअसल मौसम विभाग ने कहा था कि 8 जुलाई तक देश भर में मॉनसून की बारिश हो जाएगी, लेकिन यह अनुमान सही नहीं निकला और सवाल उठने लगे। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आधुनिक तकनीक के जरिए आने वाले वक्त में यह तस्वीर बदलेगी, लेकिन बिहार में बाढ़ से बेहाल जनता की तकदीर कब बदलेगी कहना मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। मानसून की बारिश और नेपाल से निकले तबाही के सैलाब ने एक बार फिर हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया। बेलगाम बारिश और बाढ़ से बिहार में घर डूब गए, खेत खो गए,
सड़कों ने जल समाधि ले ली और हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर अभिशाप की तरह करोड़ों लोगों की जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हुई। नेपाल से लगे बिहार के जिलों में हजारों लोगों की जिंदगी पर बारिश और भयंकर बाढ़ आफत बनकर टूटी। और लोगों की जिंदगी पर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। यहाँ बारिश की वजह से न सिर्फ बाढ़ ने हाहाकार मचाया बल्कि तेज बहाव के कारण कई लोगों की जान चली गई। कई परिवार ही बिछड़ गए तो कई हजार पलायन के लिए मजबूर हुए। बिहार के कई हिस्से से विनाशकारी तस्वीरें आईं, लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर मोतिहारी में दिखी। यहां अचानक पानी की तेज धार के बीच दो जिंदगियां फंस गईं। नदी के रौद्र रूप में दोनों का सीधे मौत से साक्षात्कार हुआ। सिकरहना नदी में लहरें उफान मार रही थी। इन सब के बीच यहाँ जिंदगी बचाने की एक जंग भी चली। बाप रे बाप! नदी में डूब रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हाहाकार मच गया। बाप रे बाप! देखिए, नदी के पानी में दो शख्स डूब रहे हैं। पानी का बहाव दोनों को तेजी से मौत के मुंह की ओर धकेल रहा है। दोनों के लाख हाथ पैर मारने के बावजूद नदी इन्हें अपने साथ ले जाने पर उतारू नजर आ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि अनहोनी की आशंकाओं के बीच कभी कभी चमत्कार भी होता है। ऐसे ही सिकरहना नदी में भी होता हुआ देखा। आखिरकार दोनों की जिंदगी बच गई। वो लोगों की मदद से बचा लिए गए। मोतिहारी की सिकरहना नदी हर तरफ सारी सीमाएं तोड़ रही हैं। पुल पुलिया और सड़कें पानी में डूब चुके हैं। लोग जुगाड़ के पुल का इस्तेमाल कर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। दोनों युवकों के पानी में बह जाने की घटना भी इसी जुगाड़ के पुल से जुड़ी है। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त बाइक सवार दोनों युवक बांस से बने पुल से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात की दूसरी भयावह तस्वीर बिहार के ही रक्सौल की है। घर खड़े हैं लेकिन जमीन नहीं दिख रही। चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ इस बार हालात ज्यादा भयानक हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 अहम शब्द हैं जो 70 साल से हमें एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। वो हैं हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और आगे सामाजिक आर्थिक न्याय बंधुता जैसी तमाम बातें लिखी। कहने का मतलब यह है कि हजारों साल से हम भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, भारत और भारतीयता की बात करते हैं। लेकिन जब इसी बात को देश का कोई महत्वपूर्ण पद पर व्यक्ति बोलता है तो सियासी नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद भी ऐसा ही देखा जा रहा है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का, सिर्फ वहाँ डीएनए समान है। भारतीय कौन है? हिंदू कौन है? भारतीयता क्या है? इन सवालों पर संघ प्रमुख पहले भी अपना मत साफ कर चुके हैं। पहले भी मोहन भागवत के बयानों पर विवाद हो चुका है, लेकिन जब भी भारतीयता की बात होती है भागवत विवादों की अनदेखी कर अपना मत जरूर रखते हैं। भारतीय कौन है? इस सवाल पर भागवत का ताज़ा बयान आरएसएस की सोच को और साफ करता है। भागवत का बयान उस दकियानुसी सोच को आईना दिखाता है जो भारतीयता को धर्म और जन्म के खांचे में बांटकर देखती है। भागवत वैज्ञानिक साक्ष्य और ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से बता रहे हैं कि आखिर भारतीय कौन है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं।
हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इसके आगे संघ प्रमुख ने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। इस बयान को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि RSS के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में ओवैसी ने भागवत के हिंदू मुस्लिम एका और DNA वाले बयान पर भी निशाना साधा। 6 दिसंबर को जो लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद किया था, क्या था DNA उनका? क्या DNA था बताइए ना आप बताइए हमको DNA क्या था उनका? दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या था DNA उनका? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? अचानक ये बात करने का हम जानते हैं मकसद क्या है, मगर सच्चाई भी तो सामने है ना। सच्चाई आप अपने कान को, दिमाग को आप बंद कर सकते हैं, मैं तो नहीं बंद कर सकता। सच्चाई तो मेरे सामने है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान पर पलटवार किया। पहले ट्विटर पर संघ प्रमुख को नसीहतें दी, फिर मीडिया में भी उनका बयान आया। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। हालांकि NCP नेता नवाब मलिक ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। सबकी DNA अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबका एक है। इंसान इंसान में भेद करना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर भेद निर्माण करने में हम विश्वास नहीं रखते। अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। यानी भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता और DNA वाले बयान को सियासी दल नफा नुकसान के हिसाब से अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन धर्म और वर्ण के आवरण से अलग संघ प्रमुख वो बातें कर रहे हैं जो इतिहास का हिस्सा हैं। ये मिथ नहीं, अतीत का वो सच है जो दस्तावेजों में दर्ज है। अशोक का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक था? वहाँ से लेकर के और दक्षिण भारत तक और उधर पूर्वी भारत तक सबका DNA एक है, यहाँ के जो रहने वाले। और जो आक्रांता आए, कि मान लीजिए तुर्क आए या अरब आए या उज्बेकिस्तान वाले आए, DNA उनका अलग है। और यहाँ जिन लोगों को जिस धर्म में भी परिवर्तित किया गया, तो उस धर्म में परिवर्तन जो हुआ वो तो यहाँ के DNA के लोग जो थे उनका पर धर्म परिवर्तन हुआ। संप्रदाय और धर्म के चश्मे को एक तरफ रखकर जिसने भी भागवत के बयान को परखा, उसे यही लगा कि भागवत का बयान ऐतिहासिक सच का ही हिस्सा है। आपको लगता है कि मोहन भागवत साहब सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं? हाँ, ये जो जुमले कहे हैं इससे आपस में लोग जुड़ेंगे, आपस में जो है नफरतें कम होगी। और जैसे उन्होंने कहा कि नहीं कि आपने कह दिया कोई, जैसे आप तो नारे लगाते थे आप मुसलमान छोड़ के चले जाएं यहाँ के ऊपर, यहाँ मुसलमान ना रहें, ये सब चीज़ें तो कभी कभी नारे लगाए जाते हैं कि जिससे मुसलमानों में बहुत खौफ और दहशत पैदा हो जाती है। तो उनके इस जुमले से मुसलमानों में चिंतान पैदा होगा कि भाई जिस तरह से हिंदुओं का ये मुल्क है उसी तरह से मुसलमानों को भी ये मुल्क है, जिस तरह से उनको रहने का हक है उसी तरह से मुसलमान को भी यहाँ पर रहने का हक है। यानी बंद दिमाग और तंग दिल से न तो बड़ी बातें कही जाती हैं और न ही उसे समझा जा सकता है। इसलिए जो तथ्य इतिहास में दर्ज है उसे भी कहने और समझने के लिए बड़ा नज़रिया और बड़ा दिल होना चाहिए। और जब जब हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र हुआ है, RSS ने इसे भारत और भारतीयता के रूप में व्यापक और सर्वमान्य रूप देने की कोशिश की है। और अब बात आमिर खान की। आमिर बड़े सितारे हैं, उनकी निजी जिंदगी है, हम उनके निजी जीवन में झांकना भी नहीं चाहते, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर जो सार्वजनिक घोषणा की उस पर सवाल उठ रहे हैं। इस घोषणा की जरूरत क्या थी? आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शौक लगा होगा, और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों। हाँ, हम दुआ करेंगे आमिर खान कि आप खुश रहें,
हमें आपकी निजी जिंदगी में झांकने का कोई शौक भी नहीं, लेकिन जिस समाज ने आपको नायक का दर्जा दिया वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेगा। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों। आमिर खान और किरण अलग अलग भी हैं, साथ भी हैं, पति पत्नी नहीं है, एक फैमिली भी है और दोनों को दुआ की भी दरकार है। आखिर इन फिल्मी हस्तियों का दिल क्या चाहता है? आमिर खान जैसे स्टार सार्वजनिक जीवन में जो करते या कहते हैं उसका असर पड़ता है। आमिर खान को अपना हीरो मानते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली इस देश की एक पूरी पीढ़ी अपनी गृहस्थी जमा कर अब अपने बच्चों को बड़े होते देख रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि करोड़ों कमाने वाले सितारे साथ रहते हुए भी, एक अरसा गुजार देने के बाद भी आपस में भरोसा नहीं कमा पाए? तो आमिर खान, क्या ये मान लिया जाए कि आपके लिए जिंदगी सिर्फ एक सिल्वर स्क्रीन है? क्या आपके लिए जीवन के रिश्ते नफा और नुकसान के आधार पर तय होते हैं? हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं। एक सवाल ये भी, अगर अलग होने के बावजूद आमिर और किरण इतने खुश हैं तो इस बात को सार्वजनिक रूप से घोषित करने की भी भला क्या जरूरत थी? सितारे अगर समाज की नब्ज ना पहचान पाए तो हैरानी होती है। अगर आप ऐसी बातें कहें जिसे समाज स्वीकार न कर पाए तो ये बात बेईमानी होती है। ये वही आमिर खान है जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि किरण को भारत में डर लगता है। आमिर खान भूल गए कि जिनके करोड़ों चाहने वाले होते हैं उनका निजी भी काफी हद तक सार्वजनिक होता है और ये समाज आपके हर कहे को स्वीकार नहीं कर पाता। आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों। हमारे लिए आप हाँ, दुआ करिए, फिर भी हमारी दुआ है आप खुश रहिए। और अब आपको बता दें, देखते हैं फटाफट खबरें। एनडीए सरकार में पहली बार जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में 7 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। समय और तारीख पर अंतिम फैसला जल्द करेगी सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन बीजेपी नेताओं का जमकर हंगामा। हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए किया निलंबित। स्पीकर के केबिन में जाकर अधिकारियों से धक्का मुक्की का आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए हो सकते हैं रवाना। सीएम ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात। इस मीटिंग के बाद पंजाब में जारी कलह को लेकर तैयार हो सकता है कोई फॉर्मूला। यूपी धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस का एक और बड़ा खुलासा। धर्मांतरण गैंग नाबालिग लड़कियों को बनाता था अपना शिकार। धर्मांतरण गैंग में शामिल लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को भला फुसलाकर और लालच देकर करते थे गायब। लड़कियों के बालिग होते ही धर्म बदलकर करवा देते थे निकाह। सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। 66A के तहत अब भी दर्ज हो रहे केस को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। धारा 66A को मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था रद्द। अब अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर जल्द लग सकती है रोक। दूरसंचार विभाग ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का रखा प्रस्ताव। 10 अनचाहे एसएमएस करने पर 1000 रुपए की पेनल्टी और 50 से ज्यादा एसएमएस करने पर 10,000 का जुर्माना। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। देश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। ऐसे में राज्यों में पहले से लागू कोरोना लॉकडाउन के नियमों में भी रियायतें मिलने लगी हैं। आज से दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जारी सख्ती में छूट दी गई है। दिल्ली में अनलॉक के 6ठे फेज में स्टेडियम, खेल परिसर खुलेंगे, लेकिन इनमें सिर्फ खिलाड़ियों को प्रवेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी सिनेमा हॉल्स को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स, जिम आदि भी खुल सकेंगे। देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिला टीचर अधिक हुई। देश के 96.8 लाख टीचर्स में से 49.2 लाख महिलाएं हैं। 2012-13 में 42.4 लाख पुरुष टीचर्स के मुकाबले देश भर में 35.8 लाख टीचर्स थीं। 7 साल में महिला टीचर्स की संख्या में 37% यानी 13 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में पुरुष शिक्षकों की संख्या 42.4 लाख से बढ़कर 47.7 लाख हो गई है। पिछले सप्ताह जारी 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन यानी UDISC की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी ICSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी है। नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा का सिलेबस कम कर दिया गया है। बोर्ड ने बताया है कि अब इसी घटे हुए सिलेबस के आधार पर 2022 में एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर नया सिलेबस जारी किया है। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार जाने वालों का इंतजार खत्म हो चुका है। कोरोना की वजह से ठप माता वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा गाजीपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन फिर शुरू हो रही है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इसे 15 जुलाई से पटरी पर लाने का फैसला किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन में सफर करने वालों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। ये गाड़ी हर गुरुवार को कटरा की तरफ से और शुक्रवार को गाजीपुर की तरफ से चलेगी। और अब देखते हैं जो है सो है। बेवजह में से वजह निकाल दीजिए, शब्द बेवजह भी नहीं बचेगा। इसीलिए बेसबब कुछ नहीं होता, बगैर इसके तो ये लफ्ज भी नहीं होता। और सियासत में तो हर भौं के उठने का, पलकों के गिरने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का मतलब होता है। ऐसे में मुलाकातें बेवजह कैसे हो सकती हैं? संजय राउत और बीजेपी नेता के मिलने के मायने निकाले जा रहे हैं तो राउत इसे किरण राव, आमिर खान टाइप बताने में लगे। दोस्त हैं पर साथ नहीं, अलग हैं पर रार नहीं। हो सकता है भरोसा करने वाले भी हों कुछ, लेकिन मुझे तो जितने मिले वो सब कुछ तो चल रहा है कहने वाले ही मिले। आमिर मुद्दे पर उनका कहना है, रहीम जी ऐसे ही नहीं कह गए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और रही बात सियासी मुलाकातों की, तो सत्ता के लिए साथ आई पार्टियों में भी एक वक्त के बाद एंटी इनकम्बेंसी वाला भाव आने लगता है। अलायंस से मजा जाता रहता है और पिछली रुत का साथी याद आने लगता है। बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।